आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं कहकर ही मानेंगे। जी हां, बिहार में इंतखाबात अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं, लेकिन अजीम इत्तेहाद की शिकस्त के बाद अब इस पर गौर व फिक्र का दौर जारी है। खासकर कांग्रेस पार्टी लगातार शिकस्त से दो चार है। बिहार में मिली हार से कांग्रेस को अंदर और बाहर से तनकीदों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस की लगातार हार की वजह क्या है? बिहार में कांग्रेस पार्टी की नाकामी और शिकस्त के पीछे क्या कुछ बड़े फैक्टर हैं? क्या बिहार इंतखाबात में अजीम इत्तेहाद में तालमेल की कमी रही, या फिर कांग्रेस पार्टी चुनावी तैयारियों में पीछे रह गई? और अब सवाल तो कांग्रेस की लीडरशिप पर भी उठ रहे हैं, सवाल कांग्रेस के बिहार कैडर पर भी उठ रहे हैं और मरकजी लीडरशिप पर भी लगातार अब सवाल उठने लगे हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है बिहार में कांग्रेस पार्टी की, 70 सीटों पर कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़ती है और सिर्फ 19 सीट जीत कर आती है। 2015 के मुकाबले में भी कांग्रेस की कारकर्दगी मायूस रहती है। आज इन्हीं फैक्टर को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस की नाकामी, कांग्रेस की शिकस्त के पीछे क्या कुछ वजूहात हैं, आखिर क्या कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से लगातार कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं तमाम इश्यूज को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ असित नाथ तिवारी जी हैं, तर्जुमान हैं बिहार कांग्रेस के। डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी हैं, सियासी तज्ज़िया-निगार हैं। मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब हैं, जेडीयू लीडर हैं आप। और मोहम्मद लुकमान नदवी साहब हैं, तर्जुमान हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुंबई से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले असित नाथ तिवारी जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। असित नाथ तिवारी, कांग्रेस जिस तरह से लगातार हारती जा रही है, कांग्रेस की जो मौजूदा सूरत हाल है और खासतौर से बिहार में 70 सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो सिर्फ 19 सीट में उसे कामयाबी मिलती है। और अब एक तरह से बयानबाजी भी शुरू हो गई कांग्रेस की, जिस तरह के नतीजे कांग्रेस के लिए आए हैं। आखिर क्या कुछ वजह है लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है? देखिए अबू हुरैरा जी, राजनीति में ये निराश करने वाली बात नहीं होती है। हमें नए सिरे से सोचना जरूर होगा। जब आप चुनावी इतिहास देखेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने हारे हैं, सबसे ज्यादा। पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो इसलिए ये बहुत निराश होने वाली बात नहीं है। हाँ, हमें नए सिरे से सोचना होगा कि हमें क्या करना है। आपने MIM का नाम भी लिया अभी थोड़ी देर पहले। देखिए, भाजपा का सहयोग बिहार में आके AIMIM ने भी किया और ये भी एक वजह रही हमारी हार की। हमारी हार की जो दूसरी वजह रही वो ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने गौर किया होगा, जिस राज्य में भी जाते हैं घोषणाओं का पिटारा खोल देते हैं। वो लगातार झूठ बोलते हैं। जैसे बिहार में आएंगे, बिहार में अगर चुनाव है तो आएंगे तो कहेंगे चलो भाई मैंने बेतिया में भी एक एयरपोर्ट खोल दूंगा, मोतिहारी में भी एयरपोर्ट खोल दूंगा, मुजफ्फरपुर में भी खोल दूंगा। और जहां चुनाव नहीं है वहां वो एयरपोर्ट बेच रहे हैं। आपने देखा, बेच रहे हैं, काम करते हैं बेचने का, लेकिन घोषणाएं तो ये झूठ प्रपंच के घोषणाओं से वो छलते हैं लोगों को। छलावे में कुछ दिन देश की जनता रहती है, लंबे अरसे तक नहीं रहती है। ये लोग फिर बुरी तरह से हारेंगे, फिर वापसी करेंगे। असित नाथ तिवारी जी, मैंने सवाल किया है आपकी नाकामी, कांग्रेस की नाकामी क्यों हुई? आप कमियां गिना रहे हैं दूसरे की, बातें कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, बातें कर रहे हैं आप बीजेपी की। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के हारने की वजह क्या है, वो वजह मैं समझना चाह रहा हूं। मैं नरेंद्र मोदी क्या बोले बिहार में जाकर, क्यों एनडीए जीत गया, क्यों नीतीश कुमार चौथी बार अब सीएम बनने जा रहे हैं, 3 बार सीएम रहने के बाद भी वो एक तरह से सत्ता में आ रहे हैं। मैं ये तमाम चीजें नहीं सुनना चाह रहा हूं, मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस हारी क्यों, उसकी हार की वजह क्या कुछ आप देखते हैं? मैंने वही आपको कहा। देखिए, आपको याद होगा अबू हुरैरा जी, हिटलर का एक सहयोगी था गोएबल्स कहता था कि एक झूठ को इतनी बार दोहराओ कि लोग उसे ही सच मान लें। दरअसल संघ परिवार और भाजपा यही काम करते हैं। वो गोएबल्सवादी हैं, उनकी स्थापना का इतिहास पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। वो झूठ बोलते हैं, उनके तमाम अनुषंगिक संगठन उस झूठ को दोहराते हैं और वो इतना दोहरा देते हैं कि लोग उसे सच मान लेते हैं।
अभी झूठ का साम्राज्य उन लोगों ने खड़ा कर लिया है और आम जनता, भोली भाली जनता उसे सच मान लेती है और उनके पक्ष में वोट कर देती है। ये एक बड़ी वजह है अबू हुरैरा जी, तात्कालिक वजहों पर मत जाइए, दीर्घकालिक बात कीजिए। देखिए ये भी तो आपकी नाकामी है असितनाथ तिवारी जी, असितनाथ तिवारी जी, ये भी तो कांग्रेस की नाकामी है, आपकी नाकामी है कि उस झूठ को आप आवाम के सामने नहीं ले जा पा रहे हैं। जो चीजें एनडीए रख रहा है बिहार के आवाम के सामने या हिंदुस्तान के आवाम के सामने, उन चीजों को आप लोग नहीं ले जा पा रहे हैं, उस झूठ के कलाई नहीं खोल पा रहे हैं। यह बहुत बड़ी नाकामी है कांग्रेस की, यह बहुत बड़ी नाकामी है राहुल गांधी की, यह बहुत बड़ी नाकामी है प्रियंका गांधी की। तो इस नाकामी को भी तो मानना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं, बड़ा आसान नहीं होता है झूठों की टोली से टकरा लेना। सच खड़ा होता है, सच लड़ता है, थोड़ा वक्त लगता है, बहुत आसान नहीं है, जान लीजिए, वक्त लगता है और वक्त आने दीजिए। हम लड़ रहे हैं इस झूठ के खिलाफ, दमखम से लड़ रहे हैं, लेकिन आप चाहिएगा कि रातों रात चीजें बदल जाए, तो भैया हिटलर को भी खत्म होने में बहुत समय लगा था जर्मनी में, रातों रात वो भी खत्म नहीं हुआ था। जब मित्र सेना ने 15 साल में आप नीतीश कुमार को नहीं खत्म कर पाए, 15 साल यहां हो गए, सेंटर में भी बीजेपी को और एनडीए को अब 6 साल पूरे हो रहे हैं, तो एक लंबा वक्त तो मिल गया। और खासतौर से नीतीश कुमार जी की बात करें तो 15 साल बिहार में रह चुके हैं, चौथी बार सीएम बनने जा रहे हैं। मैं मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब आपके पास आना चाहूंगा। नेमतुल्लाह साहब, क्या वाकई में कांग्रेस की जो कमजोरियां हैं, महागठबंधन और अजीम इत्तेहाद की बात करें तो क्या कांग्रेस की कमजोरियों की वजह से भी एनडीए को फायदा मिला बिहार में? देखिए, कांग्रेस का कोई वजूद अब बाकी नहीं रह गया है पूरे देश में। जिस तरह से दिनों दिन कांग्रेस अपना साथ खोता जा रहा है, 60 वर्ष तक हुकूमत करने वाली पार्टी का आज ये असर हो रहा है कि दूसरे के बैसाखी पर जीना चाह रही है, दूसरे के कंधे पर चढ़ के बैतरनी पार करना चाह रही है। तो कांग्रेस का तो अब बिहार में तो कोई वजूद नहीं है और ये तो महागठबंधन से बार्गेनिंग करके 70 सीट ले लिए, आज जीते 19 पर। और लीडरशिप की कमी है कांग्रेस में, बिहार में भी कोई ऐसा सशक्त लीडर नहीं है जो कांग्रेस को ग्रास रूट तक पहुंचा सके। इसलिए ये तो नुकसान करना ही था कांग्रेस को महागठबंधन को, कांग्रेस को इतना टिकट देके। इसलिए सारे लोग अब आवाज इंटरनली उठने लगी है, ये अंदर का उनका मामला है, वो जो करें। लेकिन ये चीज तो साफ आया हो गई है कि ये इस तरह से जो उन लोगों ने, उनका संगठन जो इस तरह से कमजोर है, जो ग्रास रूट पर नहीं है, जो टिकट बंटवारे में जिस तरह से अफरा तफरी का आलम था और लास्ट दिन तक उन्होंने सिंबल देने का काम किया, पहले ही नॉमिनेशन फाइल कर दिया, बाद में ले जाकर सिंबल अलॉट किया। तो इस तरह से जो अफरा तफरी का आलम था, आपाधापी का आलम था, तो कांग्रेस को तो जाना ही था। वो तो समझिए कि बहुत मुश्किल से 19 सीट आ गई। यानी बद इंतजामी और मिसमैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और अजीम इत्तेहाद के लिए एक बहुत बड़ी कमी रही है उसमें। मैं मोहम्मद लुकमान नदवी साहब आपके पास आना चाहूंगा। लुकमान नदवी साहब, जैसा कि अभी हमारे जो साथी असितनाथ तिवारी जी कह रहे थे कि एमआईएम फैक्टर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कांग्रेस के हार के पीछे और अजीम इत्तेहाद के हार के पीछे, क्या वाकई में कांग्रेस जिस तरह से एमआईएम की बिहार में एंट्री हुई है, हालांकि एमआईएम पूरे बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही थी, एमआईएम सिर्फ 20, 21, 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, क्या वाकई में यह फैक्टर इतना बड़ा है जिससे अजीम इत्तेहाद को नुकसान हुआ और कांग्रेस को नुकसान हुआ? देखिए अबू हुरैरा, अभी तिवारी जी ने जो बात कही है कि मोदी जी ने बहुत ज्यादा झूठ बोला, झूठ का व्यापार किया, उसके बाद नेमतुल्लाह साहब ने कांग्रेस पर ही इल्जाम लगा दिया कि कांग्रेस खुद ही वो अपने आप में हारी है। ये दोनों एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। इसमें शायद मैं समझता हूँ एमआईएम को कोई फैक्टर अब नहीं आता। ये दोनों ही ये कह रहे हैं कि एक दूसरे अपने आप को हरा रहे हैं खुद। कांग्रेस पार्टी जो हारी है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कांग्रेस का अपना वजूद खत्म हो चुका। कांग्रेस को यह पढ़ लेना चाहिए कि दीवार पर उसकी सियासी मौत लिख दी गई है। कांग्रेस ने 43 ईयर्स 43 साल बिहार में हुकूमत की, लेकिन आज भी सीमांचल में आप चले जाएं, जो सीमांचल का हाल है वो किसी से बयान करने के लायक नहीं है।
उसके बाद 30 साल ये हुकूमत की राजद ने और जेडीयू ने, ये गंगा जमुना सरस्वती, ये 3 पार्टियां गंगा जमुना सरस्वती, मैंने इनको नाम दिया है। इन तीनों ने पूरे सीमांचल को, इन्हें पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। सीमांचल तो छोटी सी एक जगह है, उसका नाम तो लीजिए, जहां बर्बादी है, सिर्फ और सिर्फ नंगे भूखे लोग वहां मौजूद हैं। वहां पर बीमारियां इतनी हैं कि लोगों को इलाज के लिए कुछ नहीं है। ये लोगों ने कुछ किया नहीं है और इल्जाम लगाते एमआईएम पर। अरे भाई, तुमने ही अपना नशे में खुद फूंक लिया है, तुमने अपने खूनी पंजों से खुद अपने चेहरे नोच लिए हैं, तुम दूसरे पर क्या इल्जाम लगाओगे? रही बात एमआईएम की, एमआईएम पूरी ताकत से वहां लड़ी। एमआईएम ने अपना काम किया, ग्राउंड पे काम किया, पूरे सीमांचल में 5-6 साल उसने काम किया है। हम 2014-15 में वहां गए थे, मुसलसल हमारे अख्तर ईमान साहब वहां काम करते रहे, माजिद साहब वहां जो ऑब्जर्वर थे वो काम करते रहे, असद साहब हमारे बैरिस्टर सदर मोहतरम वो खुद वहां आते जाते रहे। हमने बूथ लेवल तक काम किया। हमने पूरी कोशिश की कि सीमांचल के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी तगोदो जारी रखें, अपनी जद्दोजहद जारी रखें और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कामयाब हो। जो काम ये लोग पिछले 70 साल में नहीं कर सके, तीनों गंगा जमुना सरस्वती तीनों पार्टियां नहीं कर सकी हैं, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और हमने 20 सीटें लड़ी, हमने 5 सीटें। डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी आपके पास आऊंगा। संजय सिंह बघेल जी, कांग्रेस लगातार, कांग्रेस का बिहार में आप शुरुआती दौर 80s का दौर देख लीजिए, 85 में आप देख लीजिए, बहुत मजबूत थी। लगता था कि कांग्रेस को यहां पर कोई शिकस्त नहीं दे पाएगा, कोई हरा नहीं पाएगा। और 2020 में आप देखिए क्या सूरत हाल है कि अलायंस के साथ भी लड़ते हैं, सिर्फ 70 सीटों पर लड़ते हैं और जीतकर 19 सीट आते हैं। तो आज जो कांग्रेस की सूरत हाल है, इसके पीछे वजह क्या है बड़ी? क्या कुछ बड़े फैक्टर हैं? देखिए अबू, आपने विषय बहुत अच्छा रखा है और विषय के जो सूत्रधार है तिवारी जी को ही मैं सुन रहा था, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जी। बस इतना ही कहना चाहूंगा, इतिहास को, सच को भी जब वर्तमान का सच मान करके और सुनहरे भविष्य की मुगालता पाल लेना, यह बड़े दुस्साहस का काम है। तिवारी जी के लिए इतना ही कह सकता हूं कि खुश रहने के लिए गालिब का ख्याल अच्छा है, लेकिन जो कांग्रेस की हार के कारण है, कोई भी चुनाव कहीं पर 2000 के बाद जब सोशल मीडिया का युग है, 3 कारणों से जीता जाता है, जो 3C हम कहते हैं। एक है कनेक्टिविटी विद द वोटर्स माने रेस्पोंडेंट, दूसरा है पब्लिक के प्रति कंसर्न और तीसरा है कमिटमेंट। एक एक चीज हम आपको बताएंगे। कनेक्टिविटी के फ्रंट पे आपने बिहार में किसको लगाया? जो 2 बार खुद चुनाव हार चुका हो, जिसकी जमानत जब्त हो गई हो, जो सिर्फ जुबान चलाता हो, जिसकी कोई जमीनी पकड़ नहीं है, उसको तो आपने वहां पे लगा दिया। जो स्वयं खोटा सिक्का है उसको मोहरा बनाकर आप चल रहे हैं। तो आप फ्रंट पे तो ऐसे आदमी को लगाते हैं, बैक पे आपने कोई मेंबरशिप ड्राइव चलाया नहीं चुनाव के पहले। पिछले जब से हार रहे हैं तब से कोई आपने सदस्यता अभियान चलाई नहीं, ना बिहार के भीतर ना बिहार के बाहर। तो जब जमीनी कार्यकर्ता तैयार नहीं होगा और इसका जो है आप झूठ का पुलिंदा दूसरे के सर पे गढ़ेंगे कि झूठ के वजह से वो कोई आदमी जीत रहा है। आप देखिए, जो यदि बीजेपी जीत रही है तो वो फ्रंट पे भी लड़ती है, बैक पे उनका जमीनी कार्यकर्ता है, 2 तरह से काम करती है वो। तो आप ना इम्प्लीमेंटेशन है आपका कोई, ना विजन है, ना स्ट्रेटजी है, और आप चले जाते हैं चुनाव में। वो भी अलायंस के बाद भी आप नहीं जीतते, जहां जाति और परिवार का पूरा इक्वेशन होता है तब भी नहीं जीतते। तो फिर आपको सोचने की जरूरत है, ठहर कर से चिंतन करने की जरूरत है। दूसरा, कंसर्न की हम बात करते हैं, स्टेट की हम बात नहीं करते, सेंटर में हम देखते हैं। आप देख लीजिए क्या हुआ, अभी हाथरस की घटना घटी। आप हाथरस में तो पूरे दल बल के साथ जाते हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, लेकिन वहां पे फरीदाबाद बगल में, एक हाथरस के बगल में ये घटना घटती, निकिता तोमर को मार दिया जाता है, हत्याकांड हो जाती है। उसमें ना आपका शीर्षस्थ नेतृत्व बोलता है कुछ, ना कोई एक ट्वीट तक करता है, जिसको ट्विटर पार्टी के नाम से हम जानते हैं, जिसको जमीन में पकड़ नहीं रह गई है, जो सोशल मीडिया में सुबह उठ के नाश्ता करने के बाद 2 ट्वीट कर देते हैं, फील्ड में कोई नहीं दिखता। उनका क्या कंसर्न रह गया? अब फिर रहा आज के समय में, जब हम बार बार बोल रहे हैं कि 2000 के बाद की जो चुनावी रणनीति है पूरी तरह बदल गई है। वो 70 और 80 का दशक नहीं है कि आप एक जाति को पकड़ लिए, एक धर्म को पकड़ लीजिए, एक कस्बे को पकड़ लीजिए, कंबल बांट दीजिए, दारू बांट दीजिए, 35% वोटिंग होती थी और आप चुनाव जीत जाते थे। अब आज का समय वैसे स्मार्टफोन वाले बच्चों के हाथ में है, जो जेड मिलीनियम के बच्चे हैं, जिसको हम जेड श्रेणी के बच्चे कहते हैं, जो ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर दिन भर बहस करते हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ट्रंप वर्सेस बाइडेन, राहुल वर्सेस मोदी। वो अपना दिमाग चलाता है
वो भावना से नहीं बहता, वो लॉजिक देखता है। मतलब और क्या काम कांग्रेस करते हैं, वक्त वहाँ के आपका हिसाब कोई से नहीं कंसर्न चल रही है। दिखता। बिल्कुल, आप कहीं कुछ अपनी बात रख नहीं पाते बिल्कुल उनके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कांग्रेस नहीं चल रही है। एक तरह से नहीं चल वक्त रही। के हिसाब से नहीं चल रही। मैं असीनाथ एक तिवारी जी चीज- आपके पास आना एक चाहूंगा। और- जो बातें यहां पर रखी, देखिए आप एमआईएम फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो एमआईएम पूरे बिहार में तो लड़ी नहीं है असीनाथ तिवारी जी। पूरे बिहार में अगर एमआईएम जाती तो यह लगता कि कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, या एमआईएम ने पूरे बिहार से वोट काट लिए। एमआईएम तो सीमांचल तक महदूद रही, सिर्फ 20-21 सीटों पर चुनाव लड़ी है। दूसरे असीनाथ तिवारी जी, अब आपके लीडरशिप पर भी सवाल उठने लगे हैं। राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा बड़ा लीडर आप बता दीजिए जो बिहार के चुनाव में गया हो। जितने सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं सब ड्राइंग रूम में बैठकर बिहार के चुनाव देखते रहे। ठीक है, अब मैं जवाब दूं। देखिए अबू हुरैरा जी, 2-3 बातें समझिए। आपने कहा कि भाई सिर्फ सीमांचल तक एमआईएम चुनाव लड़ी। चुनाव माहौल से लड़ा जाता है। एमआईएम ने एक माहौल बनाया। आप ये तय मानिए और यकीन मानिए, और भविष्य में आप इस बात को सच मानेंगे, एक सांप्रदायिकता के खिलाफ दूसरी सांप्रदायिकता खड़ी कीजिएगा तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ेगा। भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी है, वो सांप्रदायिक उन्माद फैलाती है। उसके खिलाफ ओवैसी जी सांप्रदायिक उन्माद का काम करते हैं, तो इससे पोलराइजेशन होता है और बाकी लोगों को नुकसान होता है, पूरे देश को नुकसान होता है, जमहूरियत को नुकसान होता है। वो यहां हुआ। इन्होंने बात कही कंसर्न की। चुनावी इतिहास को देखिए, जब राजनीति 2 धुरियों में बटी, आपको भी वो काल याद होगा, मुझे भी खूब याद है, एक जातिवादी दूसरी सांप्रदायिक। कांग्रेस इतना कंसर्न रही इस मुल्क के प्रति कि ना उसने जातिवाद की राजनीति की, ना ही उसने सांप्रदायिकता की राजनीति को सपोर्ट किया। भले कांग्रेस हारती रही, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा देश के लिए, समाज के लिए, हमारे आपके लिए सोचा। कांग्रेस को यह पता है कि घोर जातिवादी होना, घोर सांप्रदायिक होना पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। किसी मुल्क के मैं लिए कह रहा हूं नहीं। सारी चीजें कांग्रेस की अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन कांग्रेस के अच्छे दिन क्यों नहीं आ रहे हैं? कांग्रेस हमेशा ढलान की तरफ क्यों जा रही है? जवाल उसका क्यों आता जा रहा है? वो गिरावट की तरफ क्यों जा रही है? कब उसके अच्छे दिन कब आएंगे? भाई मेरे पैगंबर साहब के रास्ते में कांटे फेंके गए ना, मैला फेंका गया है ना। जब आप अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो मुश्किलें आएंगी, दुश्वारियां आएंगी, आपके सामने परेशानियां आएंगी। जो गलत ताकतें हैं वो बहुत अधिक ताकत के साथ आपके सामने खड़ी होती हैं, लेकिन उनका वक्त खत्म होता है। आज गलत ताकतें, जो ये सांप्रदायिक लोग हैं, ये खतरा है भाई इंसानियत के लिए। ये गलत ताकतें खड़ी हैं। जैसे भारतीय परंपरा में भी कहा गया है कि बुरी शक्तियां अच्छी शक्तियों की बीच लड़ाई हुई है। ये तमाम बातें अपनी जगह है। असीनाथ तिवारी जी, अब आपके महागठबंधन के अंदर ही आवाज उठने लगी है कि कांग्रेस की वजह से अजीम इत्तेहाद और गठबंधन जो है सत्ता में नहीं आ पाया, सिर्फ इसमें कमियां कांग्रेस की तरफ से रह गई हैं। ये आज का बयान दीपांकर भट्टाचार्य ने दिया है। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में जो नहीं पहुंचे, ये कांग्रेस की वजह से नहीं पहुंचे हैं। 70 सीटें आपको दी जाती हैं, आपको बिहार में लीडर नहीं मिलते, उम्मीदवार नहीं मिलते हैं कि किसे लड़ाया जाए। 70 सीटों पर 19 सीटें आती हैं, तो अब उसका ठीकरा आप मोदी के सर फोड़िए, उसका ठीकरा आप असदुद्दीन अवैसी के सर पर फोड़िए। तो ये कहां की ईमानदारी है असीनाथ तिवारी जी? अबू भाई देखिए, सिर्फ सत्ता पा लेना अगर लक्ष्य है तो मैं कहता हूं कि ये एक किस्म की हवस है। सिर्फ सत्ता नहीं पाना है, हमें अच्छी चीजों के लिए लड़ना है। हमें इस मुल्क की जमहूरियत को जब बचाना लड़ाई है। की बारी आती तो फिर नजर नहीं आते कौमी हैं। एकता है ना, लड़ाई गंगा की जब जमुनी बारी तहजीब आती तो जिसे नजर कहते नहीं हैं। आते। बताइए किस इशू पर कांग्रेस निकल कर आई? उसे बचाना है। 3 तलाक के मामले पर क्या कांग्रेस निकल कर आई थी? अरे हम उसकी नहीं, हिफाजत मैं ये कह रहा हूं, अब आप लड़ाई की बात कर रहे हैं तो कौन से ऐसे इशू पर निकल कर आई जहां पर अपोजिशन की जरूरत थी? जहां पर अपोजिशन की जरूरत थी कांग्रेस कहां निकल कर आई? देखिए, बात आप निकालेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। मैं लुकमान नदवी साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। लुकमान नदवी साहब, अरे अबू हुरैरा जी सुन जी, लुकमान नदवी साहब, बार बार इस तरह का जो इल्जाम एमआईएम पर लगाया जाता है और बार बार तमाम ये चीजें कही जाती हैं, क्या आपको लगता है कि अब असदुद्दीन अवैसी जी का बयान आया कि हम बिहार में चुनाव लड़े हैं, अच्छी कामयाबी मिली है, शानदार जीत मिली है, अब हम वेस्ट बंगाल भी जाएंगे और यूपी के बिहार में भी जाएंगे, क्या आपको नहीं लगता है कि
जो एक अपोजिशन को डर रहता है, जो सो कॉल्ड जो सेकुलर पार्टियां अपने आप को जो कहती हैं, उन्हें एक डर रहता है कि असदुद्दीन अवैसी अगर मैदान में आएंगे तो समाजवादी पार्टी का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, आरजेडी का क्या होगा, इन्हें एक डर लगा रहता है। नहीं, कॉम्युनल फोर्सेस जितनी आएंगी, कॉम्युनल फोर्सेस वो उसका नुकसान करेंगी। तिवारी जी सुन लीजिए तिवारी जी, आप बहुत देर से नाराज हैं बीजेपी पर और एमआईएम पर, बहुत नाराज हैं। देखिए ऐसा है, बीजेपी ने अपना गेम कर दिया, एनडीए ने अपना गेम कर दिया, राजद ने भी अपना गेम कर दिया, कांग्रेस को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। अब कांग्रेस जिस चीज की हकदार थी उसको उसका हक मिल गया, एक बात। दूसरी बात, जहां तक एमआईएम की बात है, एमआईएम अपना जमहूरी हक जहां जहां जरूरत उसको होगी वहां वहां इस्तेमाल करेगी। देखिए वैक्यूम बहुत है, उत्तर प्रदेश में बहुत वैक्यूम है, सियासी वैक्यूम, और बंगाल में भी है। वहां पर बहुत से दलित, मुसलमान और कमजोर तबकात ऐसे हैं जिनको उनके हुकूक नहीं मिले हैं और न मिल रहे हैं, और आने वाले दिनों में संभावनाएं भी नहीं कि मौजूदा सरकारें उनको देगी। रही बात बंगाल की, तो असद साहब ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि हम वहां जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम पहले गुफ्तगू करेंगे अपने वहां ग्राउंड के लोगों से और वहां के सदर से, वहां के जिम्मेदारों से। अगर ऐसा लगा कि वहां पर भरोसा हमको होगा, एतमाद हमको दिलाएंगे वो, तो हम फिर जाएंगे। रही बात यूपी की, यूपी में इलेक्शन हम लड़ चुके हैं, हमारा कैडर मौजूद है और वहां का इंशाल्लाह हम जरूर इलेक्शन लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस का कैडर काम कर रहा है। जैसा कि अभी आपने बताया कि कांग्रेस के बड़े लीडर ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, वो ड्राइंग रूम से ट्विटर खेल रहे थे, वो ड्राइंग रूम से फेसबुक पे खेल रहे थे। उन्होंने ये बिल्कुल जरूरी समझा ही नहीं कि बिहार की जमीन पर उतरे, लेकिन बिहार की जमीन पर कौन उतरा? मजलिस उतरी। उसने मजलिस में उतर करके जो मेहनत की, जो काम किया, जो अवाम के बीच गई और अवाम का भरोसा जीता, अवाम ने उसके भरोसे की लाज रखी और अवाम ने ये प्रूफ किया कि हमारे ये लोग हैं, ये हमें काम करके देंगे, उनको वोट भी दिया, मोहब्बतें भी दी। और सुन लीजिए तिवारी जी, और सुन लीजिए, जो 70 सीटों की बात आप कर रहे हैं, 70 सीटों पर 19 सीट की जीत क्या आती है? 51 सीटों पर क्या हम लड़े थे? जिन 19 सीटों पर हम 20 सीटों पर हम लड़े हैं, वहां 6 सीटें एनडीए जीती है, 9 सीटें महागठबंधन जीती है, 5 संजय बघेल जीते हैं। ठीक है डॉक्टर बघेल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है लुकमान नदवी जी, अब टाइम बहुत कम रह गया। मैं संजय बघेल जी, मैं कांग्रेस की हार की वजूहात जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर वो क्या बड़ी वजह आपको नजर आती है? क्या मिसमैनेजमेंट भी आपको नजर आता है, या अलायंस के अंदर, आरजेडी और कांग्रेस अलायंस के अंदर क्या वाकई में तालमेल की भी कमी थी? 70 सीटें तो दे दी जाती हैं कांग्रेस को देखकर, उसका कद देखकर, लेकिन उसकी हैसियत इतनी नहीं होती कि वो 70 सीटें जीत कर आए या 70 में 60 सीटें जीते। और कहीं ना कहीं दीपांकर भट्टाचार्य ने जो इल्जाम लगाया, जो उन्होंने कहा है कि जो आरजेडी इत्तेहाद और उनका अलायंस आज जो बिहार में सत्ता में नहीं पहुंचा, तो कांग्रेस की देन है। कमियां कहां पर रह गई? कांग्रेस को कौन से ऐसे बड़े फैक्टर थे जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा? जी देखिए, जो अबू जो है ना, एक बड़ा अच्छा विज्ञापन के बारे में कहा जाता है, जो दिखेगा वो बिकेगा। उसी तरह है कि जो रोड पे आपको आंदोलन करता हुआ दिखेगा, जो और हकूक के लिए लड़ता हुआ दिखेगा जनता का, उसका सत्ता चलती रहेगी। कांग्रेस के साथ ये है कि तिवारी जी जैसे लोग यहाँ बैठ के कह रहे हैं, जो आत्ममंथन और आत्मचिंतन करना चाहिए वो ना करके सिर्फ चाटुकारिता और भूखे, माफ कीजिएगा मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, बूढ़े शेरों के सहारे जो कांग्रेस चल रही है और इनसे छलांग लगाने की उम्मीद कर रही है कि ड्राइंग रूम में बैठकर ट्विटर खेलें, वैसे कांग्रेस नहीं उभरने वाली। रही जहां तक बात की सब अच्छा चल रहा है, सब गलत हो रहा है, तो आप अच्छा क्यों नहीं चला पा रहे हैं? बेरोजगारी का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, अप्रवासी भारतीयों को कैसे गए, ये कहां से बेचारे कितना तकलीफ से, आप इसको नहीं उठा सकते। व्यापारी, छोटे व्यापारी से लेके बड़े व्यापारी तक त्रस्त हैं। आप कहां बैठे हुए हैं भाई साहब? आप कहां सड़क पे आंदोलन करते हुए दिख रहे हैं? कहां आप जमीन से जुड़ रहे हैं? आपसे कार्यकर्ता जुड़ना चाहता है, लेकिन आप चले जाइए 24 अकबर रोड, कौन जोड़ना चाहता है? वहां पे किसी को जगह नहीं मिलती, जो बैठे हुए उसको जगह नहीं मिलती कि आप उसके लिए लड़ सकते। भूखे लोग हैं आपके साथ जुड़ने के लिए, लेकिन आप जब उनको जगह देंगे तब तो आपके लिए लड़ेंगे। आप कार्यकर्ता तैयार नहीं करेंगे, जमीन में जाएंगे नहीं, सिर्फ टीवी में चैनल में बैठ के और ट्विटर और डॉक्टर संजय बघेल, क्या वाकई में कांग्रेस लीडरशिप पर जिस पर बात होती है, क्या वाकई में आपको नजर आता है कि वाकई में कांग्रेस में लीडरशिप की भी अब कमी है, लीडरशिप की कमी महसूस की जा रही है? बिल्कुल
मैं तो बोलता हूं ऐसे कुछ नए यूथ को, युवाओं को सामने लाइए जो लड़ भिड़ सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, और उनको दे दीजिए खुली छूट। देखिए अब कहां जीत कर आएंगे। जमीन जो तैयार कर सके, जो स्ट्रेटजी बना सके, जो सदस्यता अभियान चला सके, एक रणनीति के तहत कर सके, लोगों की आवाज बुलंद कर सके। फिर देखिए कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस इतना बड़ा ब्रांड है, इतनी बड़ी पार्टी है, जो इतने दिनों से उसके पास इतना विजन है, इसके पास अनुभव है, उसका आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, और आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कांग्रेस को अब दोबारा से अगर उठ खड़े होना है और मेन स्ट्रीम में अब अगर आना है तो असरे नौ उसे गौर फिक्र करना होगा, उसे सोचना होगा कि गलतियां कहां हो रही हैं, कमियां कहां पर रह जा रही हैं, और किस तरह से मुकाबले में दोबारा से लौट कर आना है, यह कांग्रेस को सोचना होगा। बहुत लंबी पारी कांग्रेस ने खेली है, और अब अगर उसे वाकई में पैरेलल आना है तो क्या कुछ करने की जरूरत है, इस पर मंथन करने, गौर फिक्र करने की कांग्रेस को जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीनाथ तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी, मोहम्मद लुकमान नदवी साहब और मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।